परिचित है कोई मेरे से पहले? मतलब मेरा परिचय है आप लोगों को? सभी से है? नहीं है। चलिए, मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए मेरे आने का मकसद और आपके यहाँ होने का, और यहाँ के बाद अपनी यात्रा एक साथ कितनी चल पाएगी ये भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हम कितना जुड़ पाएंगे। मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है और मैं करनाल के असंध के गांव फफड़ाना का निवासी हूं और हाल फिलहाल में मैं चंडीगढ़ रहता हूं। मेरा काम है बेसिकली, मैं पेशे से एक टीचर और काउंसलर हूं। हरियाणा सरकार में नौकरी करता था। सन 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे एक बात समझ में आ गई कि सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल सरकार गांव को बर्बाद करने के लिए कर रही है। क्योंकि मैंने नौकरी 2012 में छोड़ी थी तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई ये मत सोचना सरकार जब मैं कहूं तो कोई बीजेपी की सरकार बोल रहा हूं। मतलब सरकार, चेहरा बदलता है खाली, सरकार के काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदलता है। बाकी हम लोगों को वहम रहता है कि दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो शायद अब बदलाव होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इस सिस्टम के बहुत करीब रहा हूं, अंदर रहा हूं, तो मुझे मालूम है। इसलिए 2012 से पहले मैंने एक रिसर्च करी थी जिसको लेकर के मैं 2015 में नरेंद्र मोदी साहब से भी मिला, अपने सांसद से भी मिला, HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी थी उस टाइम, उससे भी मिला, अपने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, MLA, MP, अपना गांव का सरपंच, मैंने कोई नहीं छोड़ा। कारण क्या है कि मेरी रिसर्च जुड़ी हुई थी बच्चों से। मैं पहला आदमी हूं इंडिया का जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है। हर माँ बाप के सामने एक टेंशन रहती है, 10वीं क्लास तक बच्चे को पढ़ाते हैं, 12वीं तक पढ़ाते हैं और उसके बाद सोचते हैं अब क्या करें, और उसका इस सवाल का जवाब ना तो बच्चा दे पाता, ना उसके स्कूल के टीचर दे पाते, ना ही कोई और दे पाता। तो इसी के ऊपर मैंने काम किया था। मेरा मिशन था उस टाइम पे कि मैं अपने गांव के अंदर जहां मेरी ड्यूटी है, वहां जहां मैं पैदा हुआ, वहां कम से कम यहां तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सकें जहां 100% रोजगार संभव हो। पर बात सिरे नहीं चढ़ी तो मुझे लगा शायद मुझे समाज को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि मेरे वाले सिस्टम में कुछ दम है। तो मैं 2012 में नौकरी छोड़कर चंडीगढ़ चला गया और चंडीगढ़ जब मैंने इसको प्रूव कर दिया, जब मैंने इसको साबित कर दिया, साबित करने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि सिस्टम में बैठा कोई भी आदमी इस काम के लिए पहल नहीं करेगा। ना तहसीलदार ने मदद करी, ना DC ने, ना SP ने, ना टीचर ने, ना वकील ने, ना जज ने, जो गांव से निकल कर गए थे, बड़े बड़े अपने आप को पढ़े लिखे बोलते थे, किसी ने भी कोई मदद नहीं की। और राजनीति में बैठे हुए तो किसी शख्स ने नहीं की। लेकिन इस यात्रा में मुझे 2 बातें समझ में आ गई। पहली बात यह कि राजनीति में घुसे हुए आदमियों को चाहिए अपना कट, हमारा हिस्सा कितना होगा तुम्हारे इस काम में। वहां मैं आपको याद है, मुझे जब आधार कार्ड आया था, एक आधार कार्ड को बनाने में जो खर्चा होता है वो लगभग 2 से 3 रुपया खर्चा होता है, मैक्सिमम 5 रुपया। लेकिन नंदन नीलकेणी को 2014 में अरुण जेटली ने 1700 रुपये देने का वादा किया था। एक आधार कार्ड का 1700 रुपये मिलता है। देश में कितने आधार कार्ड बने हैं इसका कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको पूरे घोटाले का पता चलेगा। जब मैं मिलने गया तो राजनीति में बैठे लोगों ने मुझे प्राइमरी स्कूलों का एक आंकड़ा दिया, जिसमें उन्होंने मुझे कहा 3,90,000 बच्चा है डॉक्टर साहब प्राइमरी में हरियाणा में। यदि एक बच्चे का 1000 रुपया भी चार्ज करेंगे तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पार्टी फंड में 50 करोड़ दे दो, 340 करोड़ तुम्हारा। लेकिन मैंने जब ये विद्या बनाई थी तो मैंने परमात्मा से एक वादा किया था कि मैं इस विद्या से अपने लिए कभी भी लग्जरी नहीं खरीदूंगा, इसका इस्तेमाल मैं समाज के लिए करूंगा।
दूसरी चीज मुझे जो समझ में आई, पहली बात तो यह समझ में आई कि राजनीति में बैठे लोगों को सिर्फ अपना कट चाहिए, और दूसरी बात यह समझ में आई कि जिनके बच्चों की लड़ाई लड़ने की मैं बात कर रहा हूं, जिनके बच्चों को मैं 100% रोजगार देने की बात कर रहा हूं, वो तो अपने जात पात, गांव के झगड़े, सरपंची के इलेक्शन, एमएलए के इलेक्शन और पार्टियों के इलेक्शनों में उलझे पड़े हैं। वो तो पैसे की दौड़ में लगे पड़े हैं। उनको तो अपना बच्चा पैसे छापने की मशीन बनाना है। उनको तो बच्चे की खुशी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप को तो यह लगता है कि नौकरी लगना ही खुशी का पैमाना है। उनको तो यह लगता है कि बड़ी पोस्ट पे जाना से ही खुशी मिल जाएगी। उनको यही नहीं पता है कि खुशी एक्चुअली वो काम करने से मिलेगी जिस काम के लिए परमात्मा ने आपको ऊर्जा दी है, जिस काम के लिए परमात्मा ने आपका दिमाग बनाया है। तो इसलिए 2016 में मैंने ये निश्चय लिया कि अब मैं जाकर गांव में जाकर गांव के लोगों को समझाऊंगा कि भाई आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं आप ही के हाथों। ये सिस्टम आप ही के हाथों आपके बच्चों को बर्बाद कर रहा है और आपको मालूम भी नहीं है। जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा उस दिन आप अपने बच्चों की बर्बादी रोक दोगे। जिस दिन आपने अपने बच्चों की बर्बादी रोक दी, गांव की बर्बादी रुक जाएगी। क्योंकि देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और गांव बचाना है तो बच्चे बचाने पड़ेंगे, और मुझे अपना बच्चा बचाने के लिए आपके बच्चे बचाने पड़ेंगे। क्योंकि पंगा यह है कि गांव के अगर आखिरी सिरे में कोई नशेड़ी बच्चा है, जब उसका खर्चा नहीं चलेगा तो उसको नशा बेचने वाला आदमी उसको ऑफर देता है कि 10 नए कस्टमर ला दे, तेरा नशा फ्री हो जाएगा। वो नए कस्टमर कहां से लाएगा? हमारे ही बच्चे होंगे वो नए कस्टमर, और जो वो 10 नए कस्टमर होंगे उनको जब नए कस्टमर बनाने होंगे तो और लोगों तक पहुंचेंगे। तो अगर उस सिरे से चालू हुआ है नशा, तो आखिरी सिरे तक जाते जाते चाहे टाइम कितना ही लग जाए, लेकिन आपके घर तक वो आएगा ही आएगा, वो बच ही नहीं सकते हो आप। तो मुझे अगर अपना बच्चा बचाना है तो मुझे थोड़ी मालूम है कि आपके गांव से कोई बच्चा मेरे बच्चे के साथ दिल्ली की किसी ट्रेन में सफर ना करे, या किसी बस में सफर ना करे, या काम में साथ ना हो सकता है आपके गांव का बच्चा मेरे बच्चे के साथ कहीं ना कहीं किसी खेल में पार्टिसिपेट कर रहा हो, किसी कंपटीशन में वो दोस्त बन जाएं। और अगर आपके गांव का बच्चा नशेड़ी हुआ तो अगला कस्टमर मेरा बेटा भी तो हो सकता है। इसलिए मुझे यह समझ में आया कि मैं अपने बच्चे को 18 साल तक तो घर में कैद करके रख सकता हूं जब तक वो बच्चा है। जब उसे कॉलेज में भेजना होगा तो मुझे इसी समाज में उतारना पड़ेगा। और अगर मेरा समाज खराब है, अगर चारों तरफ अपराध है, नशा है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी की बर्बादी चारों तरफ है, तो मैं अपने बच्चे को कैसे बचा पाऊंगा? एक पिता होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अपने बच्चे को उससे अच्छा समाज देकर जाऊं जैसा समाज मुझे मिला था। मुझे वैसा समाज मिला था कि जब मैं छोटा था तो मेरी मां को चिंता नहीं होती थी कि मैं कहां हूं। खाने के टाइम पर जिस भी घर में होऊंगा मुझे खाना मिल जाएगा। मेरी मां को इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं होगा तो भूखा मरेगा या कोई इसको मार देगा, पीट देगा, कुछ भी नहीं थी। कोई उठा के, कोई चिंता नहीं थी। सारा गांव क्योंकि यह मानता था कि बच्चे सबके साझले होते हैं और वो सबके बच्चों को अपना बच्चा मान करके चलते थे। मैं इसी बात को सोच करके निकला कि आपको कम से कम बता तो दूं कि आपकी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो उस बच्चे को खराब कर रही है। जैसे ही आप अपने बच्चे को यह बोलते हो कि बेटा तू तो पढ़ ले, रोटी तो मैं बना लूंगी, बेटा तू तो पढ़ ले, डंगरों को घास तो मैं डाल दूंगा, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं जा आऊंगा, उसी दिन आप अपने बच्चे की जड़ें काटना शुरू करते हो। क्योंकि तब तो आप वो बच्चा, उसके दिमाग में क्या चलता है कि पढ़ने का काम बड़ा है और जो मेरा पिता ये काम कर रहा है, मेरी माँ जो ये काम कर रही है, ये बेकार काम है। और जब वो पढ़ने लिख के फिर वो कंपटीशन की तैयारियां करता है, अपनी जिंदगी के 25-30 साल बर्बाद करने के बाद जब उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक वो अपनी जड़ों से टूट चुका होता है। तब वो डंगरों से भी टूट चुका होता है, खेत से भी, गांव से भी। फिर उसके पास सिर्फ एक ही जवाब बचता है, आप ही ने कहा था खेत में कुछ नहीं धरा, गांव में कुछ नहीं धरा, गांव में कुछ नहीं धरा, इब 1 किला बेच के मैंने कनाडा भेज दे, मन अमेरिका भेज दे, मन ऑस्ट्रेलिया भेज दे, बाहर भेज दे, मेरा यहां कुछ नहीं है। क्योंकि आप ही ने कहा था यहां कुछ नहीं है। बचपन में आप ही ने उसकी जड़ें काटी। तो मैं जब इस मिशन पर निकला तो मुझे बहुत सी चीजों का पता चला कि हम अपनी परवरिश में कितनी भारी गलतियां करते हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं।
जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। पापा ने फोन किया बच्चे को, बेटा आज तेरे लिए क्या लेके आऊं। बेटा पूछ रहा है फोन करके, पापा किस टाइम आओगे, और पापा पूछ रहा है क्या लेके आऊं तेरे लिए। वो बोल रहा है मेरे लिए ये लेके आना। अब बच्चे का फेवरेट है, उसने बोला ठीक है। जैसे ही फोन रखेगा पापा, वो बच्चा उसी मोमेंट बाप का इंतजार करना बंद और उस चीज का इंतजार करना शुरू कर देगा। आप ही चीजों के साथ उनको जोड़ते हो, आप ही अपने प्यार का मतलब चीजें बना देते हो, सामान बना देते हो। बाद में वो अपना प्यार और अपना अधिकार जताने के लिए आपसे सामान मांगता है, तो फिर आपको परेशानी होती है कि आजकल के बच्चे मानते नहीं। अरे भाई, आप ही ने जोड़ा था उन चीजों के साथ, उसको अपने परिवार के साथ जोड़ा होता, बातों के साथ जोड़ा होता, खेत के साथ जोड़ा होता, अपने गांव के साथ जोड़ा होता, तो वो उसको साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती। आप ही ने बताया था कि ये वाली गाड़ी नहीं लेनी है, ये वाली बाइक नहीं लेनी है, लोग क्या कहेंगे, ये वाले कपड़े पहनो, लोग इसको देख के अच्छा बोलेंगे, तुम ये सब करो, तुम्हें लोग ऐसे। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपनी पेरेंटिंग में करते हैं, जिन पे अगर मैं चर्चा करने लगता हूं तो मेरा सेमिनार लगभग मेरा सबसे लंबा सेमिनार जो है वो 9 घंटे का चला था। तो वो 9 घंटे अभी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बात करने आया हूं थोड़ी देर के लिए। अब मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को कैसा दिमाग देकर परमात्मा ने भेजा है। यदि पूरा गांव मिल करके, देखिए इसके 2 ऑप्शन है, फिर बच्चे का पता लग गया कि यह बच्चा पैदाइशी खिलाड़ी है। अब दूसरा एक ऑप्शन तो यह है कि उस पिता को पता लग गया कि मेरे बच्चे में यह गुण है, और वो उस बच्चे को उसी चीज की तैयारी करवाने के लिए शहर में शिफ्ट होने लग गया कि मैं शहर में जाकर अपने बच्चे को फैसिलिटी दूंगा। हम गांव छोड़ करके शहर इसलिए जाते हैं ना, गांव में फैसिलिटी नहीं है, गांव में पढ़ाई नहीं है, गांव में चिकित्सा नहीं है, गांव में फलानी चीज नहीं है। गांव की चीजों को ठीक नहीं करेंगे, हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे, हम जाकर शहर में बसेंगे जहां पर सब कुछ है, फिर हम अपने बच्चे को देंगे, और पता चलता है वो देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, वहां भी कुछ नहीं होगा। कंपटीशन के जिस दौड़ में हमने अपने बच्चों को लगा दिया, उसका आलम यह है कि अगर जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है और जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसका अगर कैलकुलेशन करें तो पास का जो परसेंटेज है वो 0.01% से भी कम मिलेगा। इसका मतलब आपने जिस रट्टाफिकेशन वाली एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चे को दौड़ाया हुआ है, भगाया हुआ है सुबह से लेकर रात तक, उसमें 99.99% से ज्यादा बच्चों का फेल होना तय है, गारंटी है। गारंटीड फेलियर वाला एजुकेशन सिस्टम। कितना दुर्भाग्य है कि पूरे गांव में इस पर कोई बात नहीं होती, गांव छोड़िए पूरे देश में कोई बात नहीं होती। एनडीआरआई बना, हमारे को मैं फोन करके बोला, मुझे किसी ने बोला तुम्हारा करनाल में तो एनडीआरआई है। मैं कहा हाँ एनडीआरआई है यहां पर, दुर्भाग्य है हमारे यहां एनडीआरआई है। दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? मछली पालन वहां सिखाते हैं, घोड़ा पालना वहां सिखाते हैं, कुत्ते पालना सिखाते हैं, सुअर पालना भी सिखाते हैं। आदमी का बच्चा पालने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आदमी का बच्चा सुअर के बच्चे से भी गया, उस पर चर्चा ही नहीं है, कोई बात नहीं करता है। ना पढ़े लिखे करते ना अनपढ़ करते। अनपढ़ बैठे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, बैठकों में बैठे हैं, बस एक लाइन आती है, नाश हो लिया भाई। क्यों हो लिया? थारे होते हुए होया ना भाई, क्यों ताऊ? आपके सामने हुआ ना। ये जो दौर मैं पहला दौर बता रहा हूं, जो आज का दौर बता रहा हूं, आपके सामने हुआ, और अभी जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है। आज लॉकडाउन लगाया सरकार ने परसों, वो कह रहे हैं स्कूल बंद कर दें क्योंकि लॉकडाउन लगेंगे। जैसे घर में तो क्षण क्षण का हवा देवे ना मां बाप, मतलब स्कूल में न्यारी टाइप की हवा हो है, और यहां अलग। इतना कॉमन सेंस मर गया हमारा। हम इतना नहीं सोच पाते कि सरकार जब आपको यह कहती है कि इस बीमारी का इलाज तुम्हारा धक्के से करेंगे, देखो क्या बात है, कैंसर का इलाज अपने को खुद कराना पड़ेगा, बुखार हो जाए तो उस पर पैसे खुद खर्च करने पड़ेंगे, बच्चे का जन्म हो रहा है तो अस्पताल में लाखों रुपया हम खर्च करेंगे, एक्सीडेंट हो जाए तो हम खर्च करेंगे। हम लोग डिप्रेशन से मरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बीमारियों दूसरी बीमारियों से मरे कोई दिक्कत नहीं है, कर्जे में दब करके आत्महत्या करें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको कोरोना से नहीं मरने देंगे। क्या स्टूपिडिटी है? एक बीमारी से नहीं मरने देंगे, बाकी सबसे मरो, कोई दिक्कत नहीं। एक
ये लॉकडाउन लगेगा, ये बात हमने 4 साल पहले बताई थी कि क्लाइमेट के नाम पर लॉकडाउन लगाएंगे, क्योंकि पर्पस क्या है, आपके बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ाना है उनको, और मोबाइल आपके बच्चे की बर्बादी का आधार है, और आधार आपकी बर्बादी की निशानी है, आधार कार्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और उसको जोड़ रहे हैं आपकी जिंदगी के सारे चीजों के साथ, आपका वोटर कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक का खाता, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आईटीआर, जमीन के कागज, घर के कागज, ड्राइविंग लाइसेंस और पूरी फैमिली आईडी और अपने सारे डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड के साथ जोड़ दिए हैं। 3 साल पहले उन्होंने कहा था अगर वैक्सीन के 2 डोज का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं जाने देंगे, फॉर्म नहीं भर सकते, पेपर नहीं दे सकते, रेल की टिकट नहीं मिलेगी, बस की टिकट नहीं मिलेगी, जहाज की नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं घुसने देंगे, दफ्तर में नहीं घुसने देंगे, मंडी में नहीं जा सकते, दुकान नहीं खोल सकते। यही कहा था ना, पेट के ऊपर कंट्रोल। अब सोचिए अगर जब आधार के साथ सारा का सारा चीजें जुड़ चुकी होंगी और अगली बार जब उनको चौथा इंजेक्शन लगाना होगा, उस वक्त केवल एक आधार कार्ड बंद करना है उनको, फिर आप जो चाहे आपसे करवा लेंगे, जो चाहे, और आपको करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे उनको सौंपने पड़ेंगे। ये ऐसा दौर आने वाला है जिसकी परिकल्पना भी आपने नहीं की है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो 3 साल पहले मैंने बोला था, जो आज चल रहा है वो मैंने 3 साल पहले बोला था, ऐसा दौर आएगा। अभी आगे का बोल रहा हूं मैं, 3 साल बाद का बता रहा हूं अभी मैं, आप सब लोगों की, पूरे गांव की। इतना जबरदस्त, मैं जब आया था तो मैं समय से पहले पहुंच गया था, तो मैं आर्य जी से मिलने से पहले पूरे गांव का चक्कर लगा रहा था। मैं देख रहा था इतने शानदार शानदार घर बना रखे हैं सभी ने, एकदम कोई एकदम दिख रहा है कि यार इस गांव में बड़ी संपन्नता है। तो फिर मैं समझ गया था कि यहां सारे के सारे वैक्सीनेटेड मिलेंगे पक्का। और अब पता चलेगा कि उनके साथ क्या होने वाला है, अभी मालूम पड़ेगा कि उन लोगों के साथ क्या बीतने वाली है। ज्यादातर गांव के पर्सनल जमीनें, जितनी भी व्यक्तिगत जमीनें हैं, सारी जमीनें बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जमा है, गिरवी पड़ी है ना जी, सबकी जमीन गिरवी पड़ी है। जो सामूहिक जमीन है, ये जमीन किसकी है जी? अब नहीं है सामूहिक, ये सरकार के नाम जा चुकी है रजिस्ट्री। जितनी भी सामूहिक जमीन है, जोहड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, बणी की, शामलात की, आपकी जंगल की, और ये इस तरह की सामुदायिक केंद्र की, चौपाल की, मंदिर की, जितनी जमीनें थी वो सारी जमीनें सरकार ने धोखे से आपको बताए बिना अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है। वो जमीन आपके पुरखों की थी, लेकिन अब उसको मोनेटाइज करने की बात कर रहे हैं। 21 सितंबर 2022 की वो लेटर पीएमओ की मुझे याद है, जब वो चिट्ठी आई थी तो मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था अपनी जमीनें वापस ले लो, अपनी जमीनें वापस ले लो। उसमें पीएमओ ने हर सरपंच को एक चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि आपके गांव की कौन सी जमीन मोनेटाइजेशन के लिए अवेलेबल है, ठेके पर देनी है तो बताओ, हमारे पास ग्राहक अवेलेबल है। एक बार ठेके पर देनी चालू करी, उसके बाद फिर जैसे सड़क पर चलते हुए किराया देते हो, वैसे ही पार्क में घूमने का भी किराया देना पड़ेगा, जोहड़ पे जाने का भी किराया देना पड़ेगा, डांगर पिलाने का, और यहां पर बैठने का भी। अभी तो फ्री में बैठ करके मीटिंग कर रहे हो ना, यहां बैठने का भी किराया लगाना पड़ेगा, आपको बुकिंग करनी पड़ेगी मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर। ये पूरा टोटल कंट्रोल इसको बोलते हैं, जो डिस्टोपियन सोसाइटी बनाने की जिसकी तैयारी चल रही है। एक बार नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च करके देखो, गूगल पर जाकर के देखो, नरेंद्र मोदी अबाउट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वो 4 बार बोल चुका है विधानसभा से, लाल किले की प्राचीर से, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, हम एजेंडा 2030 पूरा कर रहे हैं। ऐसा लिखा आता है, हम एजेंडा 2030 पूरा कर रहे हैं। एजेंडा 2030 के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2017 में कहा था कि आने वाले टाइम में 2030 में हम एक ऐसी दुनिया लाने वाले हैं जहां आपके पास किसी भी चीज का मालिकाना हक नहीं होगा, आपके अपने शरीर और अपने बच्चों पर भी नहीं, अपने परिवार तो छोड़ दो, इस पर भी मालिकाना हक नहीं रहेगा, बट यू विल बी हैप्पी। ये लाइन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्विटर हैंडल पर जाकर के चेक कर सकते हो। हम तब से रिसर्च करते आ रहे हैं, चाहे खेती के 3 कानून हो, चाहे भारत न्याय संहिता हो, और चाहे ये हाईवेज के कानून हो, सारे कानूनों को एक एक करके खोल खोल के बताते हैं, लेकिन हम सोए हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उल्टा हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से दूर कर रहे हैं, अपने गांव से दूर। पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाता है। 4500 वोटों का एक गांव, मैंने रिसर्च करी घर घर जाकर के, एक एक चीज पता करी। मैंने उनसे पूछा,
मैंने कहा कितना पैसा खर्च करते हो स्कूल में, पढ़ाई पर, वर्दी पर, किताबों पर, आने जाने पर, ट्रांसपोर्ट पर, कार में छोड़ के आते हो, बाइक पे जाते हो, हेल्थ पे कितना होता है, चावल कितना लगता है, गेहूं कितना लगता है, ट्रैक्टर कितने, डंगर कितने, कार कितनी, बाइक कितनी, घर का मैंने पूरा डेटा इकट्ठा किया। आप जानकर हैरान होंगे, जिस गांव में 4500 वोट थी, उस गांव में 1300 बच्चा पढ़ने के लिए बाहर शहर में जाता था, 4 स्कूलों में, 4 या 5 स्कूलों में, और उन स्कूलों में महीने का 53 लाख रुपया वो पे कर रहे थे। 53 लाख रुपया महीने का, सारा गांव। मैंने गांव के लोगों को बिठा करके वो कागज दिखाया कि पूरा गांव हर महीने 53 लाख रुपया 4 स्कूल के मालिकों को दे रहा है। ऐसा कौन सी चीज है उन स्कूलों के मालिकों के पास जो तुम इस 53 लाख रुपए में अपने गांव में नहीं ला सकते? बताओ। साल का 6 करोड़ रुपया हो गया ना, साल का 6 करोड़ रुपया, और आपका बच्चा 1.5 घंटा सुबह जाता है बस में बैठ करके, 1.5 घंटा शाम को, 3 घंटे आने जाने में व्यर्थ करता है। मैं ये कहता हूं आपके बच्चे के वो 3 घंटे जो वो ट्रैवलिंग में खराब करता है, और वो 6 करोड़ रुपया तुम अपने गांव की इस चौपाल में रख दो और उनको बोलो ये सारे गांव का पैसा है, गांव के हर बच्चे पर खर्च होगा। हम एक ही साल के बाद दूसरे साल में ऐसा सिस्टम तैयार कर देंगे कि हमारा 10वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा अपने हाथ से किए हुए काम से कमाने लग जाएगा। झाड़ू अपना बना सकते हैं, चप्पल अपनी बना सकते हैं, पेन अपना बना सकते हैं, बर्तन अपने बना सकते हैं, कॉपी अपनी बना सकते हैं, किताबें अपनी लिख सकते हैं। अपना घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली ऐसी एक भी आइटम नहीं है जो हम नहीं बना सकते। भाई 2 टाइप के नौकर हैं समाज में, एक सरकारी एक प्राइवेट, यही है जी। नौकर 2 टाइप के, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी नौकर का काम है सिर्फ आपको कंट्रोल करना और कुछ नहीं है। सरकारी नौकर आपकी सहायता के लिए नहीं है, ना पुलिस वाला, ना जज, ना डीसी, ना एसपी, ना तहसीलदार, ना कानागो, ना पटवारी, कोई आपकी सेवा और सहायता के लिए नहीं है। सब उन कंट्रोल करने के लिए है। सब जगह से केवल आपको प्रताड़ित किया जाता है, हम सबको प्रताड़ित किया जाता है। दूसरा नौकर है प्राइवेट। प्राइवेट नौकरी की खासियत यह है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी आपके बच्चे को 1 लाख रुपया तनख्वाह केवल तब देगी जब वो कंपनी को 10 लाख रुपया कमा के देगा। क्यों जी? 10 लाख रुपया कमा के देगी तो 1 लाख तनख्वाह देगा, तो 1 लाख तनख्वाह देगी ना सरकार। तो जब आपका बच्चा 10 लाख रुपए कमा के कंपनी को दे रहा है तो वो अपनी वो कंपनी गांव में क्यों नहीं चला सकता? वही काम वो अपने लिए भी तो कर सकता है, वही काम वो अपने गांव के लिए भी तो कर सकता है। इतनी समझ में आने की बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जो भी काम वो बच्चा बाहर किसी और के लिए कर रहा है वो अपने समाज के लिए क्यों ना करे, अगर वो इतना बढ़िया काम है तो इसके लिए मैंने प्लान किया कि भाई जिन लोगों से 2016 से लेकर आज तक बात कर रहा था, उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने अपने गांव पे काम करना शुरू किया और बहुत शानदार रिजल्ट आने शुरू हुए। 2020 में तो एक गांव में तो हम इस पोजीशन पर पहुंच गए थे कि हमने गांव के प्रत्येक बच्चे के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, इसके पास ये है। सारे माँ बाप को बिठा करके हमने 3-3 घंटे समझाया, तुम्हारे बच्चा पैदाइशी प्लेयर है, अब बताओ इसको खिलाड़ी बनाने के लिए हमें गांव में ये काम करना पड़ेगा। गांव का जो स्टेडियम है उसको ठीक करना पड़ेगा, तो तुमको अपने 3-4 दिन देने पड़ेंगे हफ्ते में। शाम को दे दूंगा जी, 5 बजे के बाद आप 3 घंटे मेरे से दिहाड़ी करा लेना। माँ बाप अपने बच्चे के लिए ग्राउंड तैयार तो कर ही सकता है ना जी, कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमने कहा ये प्लेयर बनेगा तो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, पूरे गांव में और 47 बच्चे और हैं जो खिलाड़ी पैदा हुए हैं। तो उन खिलाड़ियों को सबको तैयार करने के लिए आप अकेले को अगर अपना बच्चा तैयार करना है तो शहर जाना पड़ेगा, लेकिन 50 माँ बाप मिलकर के कोच को गांव में बुला सकते हैं। क्यों जी? चाहे जो भी टैलेंट आपके बच्चे में पैदाइशी है, उस टैलेंट का मास्टर अगर बुलाना हो तो सारा गांव मिलकर तो जिसको मर्जी चाहे बुला सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ पे, ऐसे ही रोजगार पे, ऐसे ही न्याय प्रणाली पे हमने एक प्लान बनाया कि गांव के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि गांव अपनी सेवाएं एक दूसरे को देना शुरू करे, या तो एक गांव दूसरे गांव को, या एक गांव का बच्चा अपने ही गांव के बच्चों को आपस में ही, मतलब हमारी सेवाएं एक दूसरे को, अनाज ले लिया, दाल दे दी, बाल कटवा लिया, अनाज ले लिया, या जो भी एनीथिंग काइंड में, मतलब इसको हम पैसे में वैल्यू रख करके सामान के बदले सामान का चालू करते। या फिर पैसा भी देना है तो आपस में ही देना है। हमको गांव का गांव में पैसा रखना है, हमको यह इंतजाम करना है कि जरूरत की हर चीज हमारे गांव में बन रही हो।
और हमको कोई भी पैसा बाहर कंपनी को ना देना पड़े। एक तो रास्ता यह है कि गांव का पैसा गांव में रहे, एक तो यह रास्ता। दूसरा रास्ता है हम सारे लोग सुबह से लेकर रात तक कमाते रहें और कमा कमा के कंपनियों का भरते रहें। कौन से वाले में गांव समृद्ध होगा, पहले में कि दूसरे में? जी सीधी सी बात है, जब पैसा गांव में रहेगा तो समृद्ध होगा। अगर सारे जने कमा कमा के कंपनियों को भरते रहेंगे, चाहे आप 50 किले के जमींदार हो चाहे 100 किले के, एक दिन आप खाली हो ही जाओगे। क्यों जी? अगर सिर्फ निकलता ही रहेगा तो खाली हो ही जाएगा। और एक पीढ़ी आपकी पक्का आएगी, यह सोशियोलॉजी का नियम है। गरीब परिवार में संघर्ष होता है, संघर्ष से आदमी मजबूत बनता है, मजबूत आदमी मेहनत ज्यादा करता है, ज्यादा मेहनत से वो समृद्धि पाता है, समृद्धि से वो अमीर हो जाता है। फिर उस अमीर की औलाद आराम मिलता है, आराम मिलने से वो औलाद निकम्मी होती है और निकम्मी औलाद फिर उस कमाई हुई को खोती है। दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी मेहनत करती है, दूसरी पीढ़ी ठीक ठाक रखती है, तीसरी पीढ़ी ने नाश करना है, फिर वापस गरीब होता है, फिर मेहनत करना चालू करता है, फिर वो अमीर बनते हैं, फिर गरीब होता है। यही सर्कल है सोशियोलॉजी का। जो माँ बाप अपने बच्चे को स्ट्रगल नहीं सिखाते, संघर्ष नहीं सिखाते, उनकी अगली संतान या तो नशेड़ी होती है, या निकम्मी होती है, या जिद्दी होती है, छोड़ के भागती है, डिप्रेशन में मरती है, या सुसाइड करती है। देख लो आप अपने आसपास, सभी का यही हाल है। ये नियम है ये कि बच्चे की परवरिश का कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे वो गांव से भी जुड़ा रहे, जड़ों से भी जुड़ा रहे, अपने आप से भी जुड़ा रहे, परिवार से भी जुड़ा रहे और जिंदगी के मकसद को भी पूरा कर सके। क्योंकि अगर नौकरी, अगर जिंदगी जीने का मकसद होता तो भाई कोई भी आईएएस सुसाइड ना करता। 900 आईएएस बनाने वाले एक आदमी ने सुसाइड किया था पीछे, 900 आईएएस बनाए उसने अपनी जिंदगी में। आईएएस का इंस्टीट्यूट चलाता था, इतना करोड़ों रुपया उसके पास था। अगर रुपया, अगर शांति का अगर निशानी होती तो 10,000 रुपए से ज्यादा रोज कमाने वाले अडानी का अब तक तो भर चुका होता। अंबानी अडानी का उसका अब तक नहीं भर रहा भाई, अपना कब तक भरेगा? तो पैसा और नौकरी जिंदगी में खुशी का पैमाना नहीं हो सकता। खुशी का केवल एक पैमाना है, आप जिस मूवमेंट में हो, इसी मूवमेंट में खुश हो कि नहीं। हम यहां बैठे हैं, आप यहां बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलते हुए आनंद आता रहे, आपको सुनते हुए आता रहे तो खुशी मिल रही है। अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, अरे कदे डांगर चंगा आ जाए भाई, कदे दार कटन का टाइम हो रहा है, तो यह जो मेरा बात चाहे कितनी बढ़िया हो, आपके अंदर इरिटेशन पैदा करेगी, गुस्सा पैदा करेगी कि तो जल्दी खत्म कर लेना, तो जाना मना है कि तुम्हें मैंने करा जाना भाई फटाफट। उस आदमी को गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर जिसको जल्दी जाना है, और उस आदमी को अच्छा लग रहा होगा जिसे बात समझ में आ रही है, जिसे जुड़ना है। सीधी सी बात है, उस मोमेंट में जो आदमी एंजॉय कर सकता है, आनंद ले सकता है, वही आदमी के जीवन में खुशी का एक पैमाना है। तो यदि हम अपने बच्चे को ऐसा काम दे दें जिसमें वो अपनी भूख, प्यास, नींद और समय का काउंट करना ही भूल जाए, तो आनंद ही आनंद है। जैसे मैं अपने बच्चे को बोलता हूं, वो 12वीं क्लास करके अभी कॉलेज में गया, तो वो बोलता है पापा आपके पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं ये पूछने के लिए कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, किस तरह के उसको एक्सपोजर देना चाहिए, आपने मुझे तो कभी नहीं बताया कि मुझे क्या बनना है बड़ा होकर के। मैंने उसे बताया, मैंने तुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं कि नहीं? बोला हाँ। तो तुम वो सारी कर करके देखो, अब बड़े हो गए हो, अब वो सारी करके देखो। उसमें भी अगर कोई चीज ऐसी नहीं मिलती है तो कोई इसके बाहर कुछ करके देखो, लेकिन तब तक कुछ ना कुछ करते रहो जब तक तुम्हें वो काम नहीं मिलता जिस काम को करने में तुम्हें खूब मजा आता है और टाइम भूल जाते हो और भूख भूल जाते हो। जब तुम ये नहीं देखते हो कि जल्दी जाना है, उस काम को करने में ही आनंद आए, तुम सिर्फ वो काम करो, तुम वो ढूंढना है तुमने। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के 40 साल भी अगर इस काम में लगाने पड़े कि तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाए, तो मैं वो घाटे का सौदा नहीं मानता हूं। मेरे पास आते हैं 60-60 साल के, 70-70 साल के बुजुर्ग, आके बताते हैं जी पैसा है, दौलत है, पूरा साम्राज्य है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, पर जिंदगी में खुशी नहीं है। पता नहीं क्यों? क्योंकि खुशी वो नहीं है, क्योंकि जो कर रहे थे वो पैसे के लिए कर रहे थे, जब कर रहे थे वो खुश नहीं थे करने में। अभी मान लीजिए आपके पास पैसा है और खुश नहीं हो, या फिर पैसा नहीं और खुश है। कुछ लोगों का मानना यह है कि मैं ना मर्सिडीज में बैठ के रोना चाहता हूं इसकी बजाय कि साइकिल पे बैठ के हंसना, क्योंकि उन लोगों को हंसने की और खुशी की वैल्यू का नहीं पता होता। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर कमर में दर्द हो, शरीर बीमार हो,
तो 5 करोड़ रुपए की कार भी सुख नहीं दे सकती आपको, कभी नहीं। अगर यहां दिमाग में कुछ है टेंशन, तो कितनी बड़ा मकान हो, जितनी मर्जी सुविधाएं हो, किसी काम की नहीं है। यानी एकमात्र मकसद आदमी की जिंदगी का है कि जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको परमात्मा ने भेजा है, वो अपना मकसद पूरा करे। और माँ बाप की, टीचर्स की, गांव की, समाज की ये ड्यूटी है कि वो उस बच्चे को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करे। मदद कैसे करे? जब उनको कभी इस बात पर चर्चा ही नहीं करी गई, जब कभी इस विषय पर बात ही नहीं करी, स्कूल के मास्टर ने नहीं करी, ना प्राइवेट वाले ने करी, ना सरकारी वाले ने करी, ना गांव छोड़कर गए लोगों ने करी, ना इस गांव से कोई बड़ा IPS IAS बन गया उसने करी, किसी ने नहीं करी। तो आज आपके बीच में इस विषय पर बात करने के लिए हम आए हैं कि देखिए, अपने पास ये साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसको अपने गांव के लिए इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आप अपने अपने बच्चों के लिए यदि इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको चंडीगढ़ आना होगा और एक बच्चे की फीस 1.5 लाख रुपया है। यदि आप इसका इस्तेमाल गांव के लिए करना चाहते हो, यदि आपको लगता है कि ये चीज़ प्रत्येक बच्चे के लिए इस्तेमाल करनी है, गरीब से गरीब और लास्ट बच्चे तक भी, तो फिर गांव के नौजवान बच्चे आएंगे साथ में, मैं उनको तैयार करूंगा, उनको सारा कुछ सिखाऊंगा। जितनी मेरे पास पड़ी हुई ट्रेनिंग है, जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे अभी तक समझ आया और जितना मेरा तजुर्बा हुआ, वो सारा तजुर्बा, वो समय और टेक्नोलॉजी पूरे गांव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे गांव के लिए फ्री है, अकेले के लिए पैसा है। कौन से वाला बेटर है? क्योंकि आपको पूरे गांव के लिए करना मजबूरी है। हमने इसका रास्ता यही निकाला कि भाई पूरा गांव अगर इसके अंदर शामिल होता है तो मुझे गांव से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि असली मकसद इसका तभी पूरा होगा इस साइंस का। अब आप सोचिए, आपका बच्चा स्कूल जाने से पहले आपके बच्चे के बारे में पहले से मालूम है कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, इसका दिमाग ऐसा है, ये ज़्यादा बोलने वाला है कि कम बोलने वाला है, ज़्यादा दौड़ने वाला है कि कम दौड़ने वाला है, जिद्दी है कि इमोशनल है, ड्रामेबाज है कि किस तरह का है, ये मालूम अगर पहले से चल जाए तो उस बच्चे की परवरिश करने में माँ बाप को आसानी होगी। उस आसानी के बाद फिर टीचर जो क्लास में उसको पढ़ा रहा है, उसको अगर ये पता चल जाए कि इस बच्चे को ऐसे सिखाना है, उसमें आसानी हो जाएगी। अगर बच्चे के दिमाग का पहले से पता है कि ये इस तरह के काम करने के लिए बना है, तो स्कूल में पढ़ाते हुए मात्र 3 घंटे जो वो ट्रैवलिंग में खराब कर रहा था, वो जो ट्रैवल के 3 घंटे हैं, सिर्फ उस 3 घंटे में उसकी कोई स्किल डेवलप कर दी जाए, तो जब तक वो 8वीं 10वीं क्लास में होगा तब तक तो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट से वो अपना काम चलाने लग जाएगा। हमारे सर्कल में जितने लोग इस तरह के हैं, 14-14 साल का बच्चा अपना तौलिया, अपना पजामा, अपना कुर्ता खुद बना लेता है, मतलब सूत भी काट लेता है और वो हथकरघे के ऊपर अपना तौलिया भी बना लेता है। यानी कि अगर हमको आता है कुछ करना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी जरूरत के सब सामान हम अपने गांव के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। असलियत में गांव जो था हमारा, भारत जो था, इसकी गलत तस्वीर हमारे सामने पेश की जाती है। हमारे सामने पेश की जाती है कि हरित क्रांति इसलिए लाई गई कि हमारे देश में भूखमरी थी। हमारे सामने ये गलत तस्वीर बताई जाती है कि हम गरीब लोग थे, जबकि ऐसा नहीं था। अगर आप उस दौर की बात करो जब आपके दादाजी के पास 2 ही धोतियां हुआ करती थी, और उसका कंपैरिजन आप आज करने लगो कि आज पूरी की पूरी अलमारी भरी हुई है कपड़ों की, तो यह भी कंपैरिजन करना पड़ेगा कि उस धोती वाले आदमी के घर में 10-10 किलो चांदी और पता नहीं कितने कितने तोला सोना पड़ा होता था। क्यों जी, क्यों ताई? ठीक कह रहा हूं ना? और आज कपड़े तो खूब हैं, पर सबका सोना गिरवी पड़ा है बैंकों में, जमीन भी गिरवी पड़ी है, सारी की सारी क्रेडिट कार्ड के, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोन पे पड़ी है। उस टाइम पे एक एक परिवार में 20-20, 25-25 लोग बड़े प्यार से रह लेते थे। आज घर में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, जाकर के शाम को 8 बजे उनके घर का हालत देखो। एक जना तो टीवी में आंख गड़ा के बैठा है, एक मोबाइल पे लगा पड़ा है इस कमरे में, एक मोबाइल पे लगा पड़ा है उस कमरे में, और एक गालियां दे रहा है किसी को, एक किसी की सुन रहा है। बस यही चल रहा है। नहीं हो रहा है तो देख लो। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। हंसने का नाम भूल गए हैं, हंसना क्या होता है वो भूल चुके हैं। हर घर के अंदर
बीमारियां ही बीमारियां हैं। एक घर नहीं होगा, गारंटी है मेरी आपके गांव के अंदर, जिसमें बीमारियां ना है। रेयर कोई मिलेगा तो मिलेगा। ढूंढना पड़ेगा कि घर में कौन सा घर है जिसके अंदर बीमारियों के पुस्तड़े, दवाइयों के पुस्तड़े नहीं रखे हुए हैं। बीमारियां और हैं, परिवार टूट चुके हैं, अपराध गांव में बढ़ा हुआ है, नशा गांव के अंदर आ चुका है। सरकार बढ़िया बढ़िया ठेके बना के आपके बच्चों के लिए हाते और शराब खाने बना रही है, स्कूल बंद कर रही है। देखो कमाल की बात यह है, लॉकडाउन लगाया क्लाइमेट के नाम पर कि भाई क्लाइमेट का लॉकडाउन है क्योंकि प्रदूषण बहुत हो गया है, और ठेके वालों को कह रहे हैं कि इनका प्रदूषण दारू से मिटेगा, ठेके खुले हुए हैं। आपका जैसे बीमारी कोरोना भी आपकी उन्होंने ठेके से ही मिटाई थी ना, पहले स्कूल नहीं खुले थे, पहले ठेके खुले थे। और कोरोना के दौर में ही 26,000 किलो ड्रग्स आई थी, जब याद हो तो मुद्रा पोर्ट पे मिली थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं, किसी को नहीं मालूम है कहां गई। पता है अखबार में क्या आया था, पुलिस वाले क्या सफाई दे रहे थे, वो ड्रग्स कहां गई, गायब हो गई वो पुलिस कस्टडी से। बोले चूहे कुतर गए, उसको चूहे खा गए। पहले दारू पिया करते थे चूहे, आजकल ड्रग्स खा जाते हैं। सरकार कभी भी आपके लिए काम नहीं करती है, ना कभी किसी सरकार ने आपके लिए काम किया है, कभी भी नहीं किया है। जब भी आपके गांव के लिए काम हुआ है वो समाज ने किया है। इस गांव के अंदर अगर हम बात करें, आपके गांव की जमीन कितनी है, आपके गांव के लोग कितने हैं, कैसे लोग हैं, आपकी जरूरत क्या है, ये दिल्ली में बैठे या चंडीगढ़ में बैठे किसी आदमी को कैसे पता है? ये तो आपको ज्यादा पता है। तो आपको अपने लिए कैसे बच्चे तैयार करने हैं, अगली पीढ़ी को क्या देना है, ये तो गांव के लोग ज्यादा जानते हैं। जब से हमने जिम्मेदारी सरकार की लगा दी, बच्चे मां बाप का विषय नहीं होते हैं। मां बाप के भरोसे जब बच्चे आए तब से सत्यानाश हुआ है। बच्चे सरकार का विषय भी नहीं होते हैं, शिक्षा सरकार का विषय नहीं होता। बच्चे को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मां बाप की नहीं है, मां बाप की जागीर नहीं होते बच्चे। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी समाज की है। समाज के तौर पर पूरे गांव को बैठ के इस पे चर्चा करनी पड़ेगी कि मेरे वाले बच्चे को ही क्यों मिले ऐसी शिक्षा, गांव के हर बच्चे को क्यों ना मिले। ये नशा सिर्फ मेरे बच्चे को खराब थोड़ी कर रहा है, ये तो कल को आपके वाले को भी खराब करेगा। ये जो अपराधीकरण है ये सबके लिए नुकसानदायक है। तो सबके लिए कैसे सुधरे, ये हालात बदलने का जिम्मा पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। सरकार कभी नहीं उठाएगी ताई, कभी भी नहीं, क्योंकि सरकार जो बनती है वो पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों द्वारा बनाई जाती है, और पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा देता है वो बाजार देता है, और बाजार का फायदा आपके टूटने में है। आप सोचो 25 आदमी एक घर में रहें, उसमें ज्यादा खर्चा होएगा, या 25 आदमियों के फिर 4 परिवार बना दो, 4 भाई हैं मान लो 25-30 आदमियों के, और वो 4 परिवार अलग हो जाएं, तो 4 घर बनाने पड़ेंगे, 4 कार लेनी पड़ेंगी, 4 बाइक लेनी पड़ेंगी, 4 ट्रैक्टर लेने पड़ेंगे, 4 रसोई बनानी पड़ेंगी, 4 गैस सिलेंडर लेने पड़ेंगे, 4 जितनी चीज जो खर्चा एक था परिवार में वो 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना होने में फायदा किसका है? बाजार का। तो बाजार ऐसी पॉलिसी बनवाएगा नेताओं से कि आपका परिवार टूटे, आप विस्थापित हों, एक आदमी यहां रहे, एक आदमी शहर में रहे, एक विदेश में रहे, अलग अलग एक ही परिवार के 3 परिवार बना दिए जाएं। अब अगर मेरा बिजनेस आपके खेत में पेस्टिसाइड और यूरिया डालने से चलता होगा, तो वह पेस्टिसाइड और यूरिया वाला बिजनेस वाला तो यही कहेगा, हे भगवान इनका और गेरो यूरिया, और गेरो बड़ा, और गेर दे, कट्टा फालतू गेर, वो तो चाहेगा। अगर कोई अस्पताल में डॉक्टर है जिसने 1 करोड़ रुपया खर्च करके उसने MBBS की डिग्री कर रखी है, वो तो भाई माता के आगे, लक्ष्मी माता के आगे रोज आरती करेगा, हे भगवान सारा के गोड्डे खराब हो जो, सारा का अटैक हो जो, सारा की किडनी खराब हो जो, सारा के लीवर खराब हो जो, सब डिप्रेशन में जाओ, सारे घर के बीमार पड़ो। उसका तो धंधा ही आपके बीमार होने से चलता है ना। तो जिस होने से नहीं, करने से तो होगा, करने से तो होगा, गलत टाइप के इंजेक्शन डालने से तो होगा, गलत टाइप की बीमारी देने से तो होगा, गलत खाना देने से तो होगा। बाजार में जो नमकीन के पैकेट आ रहे हैं इनके अंदर कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है कभी चेक किया हमने? कॉटन सीड ऑयल, GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम। जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम के बारे में ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी लोग या जानवर जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहे हैं, या तो वो या उनकी अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होंगी। अब ये तो रिपोर्ट है ऑलरेडी उनकी कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारी अगली संतानें खराब और बीमार होने वाली हैं। अभी देख लो
नए डंगर जितने हैं, कोई नए दूध होता हो तो नेचुरल तरीके से गांव में ना डांगर ना जोटे बच रहे ना खागड़ बच रहे, टिक्का दरवावे ना आपा गर्भाधान के लिए कृत्रिम गर्भाधान आ चुका है। खेत के अंदर भी किसान के पास अपना ओरिजिनल बीज नहीं बचा है, उसकी जमीन देसी बीज को उगाने में नाकाम हो चुकी है, बांझ हो चुकी है, हमने उसके अंदर डाल डाल के सारा केमिकल। और अगर बांझ बीज होगी, बांझ जमीन होगी, बांझ अगर फसल होगी तो खाने वाले कहां से ठीक रह जाएंगे। समझना पड़ेगा बीज बचाने की लड़ाई है, समझना पड़ेगा गांव बचाने की लड़ाई है। मैं मात्र ये नहीं कहने आया हूं आपको कि भाई आप ये लड़ाई सरकार के विरोध करके जीतनी है या हमें किसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी है या कोई सड़क पर धरना प्रदर्शन देना है, नहीं। ये लड़ाई आपको अपने किचन से करनी पड़ेगी। माओं को पता है कान में दर्द हो जाए तो क्या निचोड़ना है कान के अंदर, दादियों को पता नहीं है क्या? हमें ईएनटी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत कहाँ पड़ती थी? हमको पता है पेट में दर्द हो जाए तो अजवाइन लेनी है तो क्या की फाकी मारनी है, हमको मालूम होता था। क्यों जी? हमारे पास अपनी बीमारियों के इलाज हमारे किचन में, हमारे खेत में, हमारे जंगल में होते थे और हैं, अभी भी हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे गांव में कैसी शिक्षा प्रणाली बने ये पूरा गांव मिलकर तय कर सकता है। हमें इसके लिए कहीं बाहर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते इस पर बैठकर चर्चा करने के लिए हमारे पास समय हो, बशर्ते हमारी नीयत हो कि हाँ हम करना चाहते हैं। हाँ, वो बात अलग है यदि आप ये चाहते हो कि कोई बाहर से आए, कोई मसीहा आए और आपके गांव को ऐसे आशीर्वाद दे दे कि जाओ बेटा कृपा हो जाएगी, समोसे खा लो लाल चटनी के साथ, फिर तो बात अलग है। नहीं तो करे बिना नहीं होगा, आपको अपने गांव के लिए करना ही पड़ेगा। अब जिन लोगों के पास करने की कैपेसिटी नहीं है, जिनको समझ नहीं है, उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको समझ में आ जाए वो भी यदि चुप रहते हैं, वो असली समाज का कोड हैं। ये हम पर ना लगे इसलिए हमें निकलना पड़ा, हमको समझ में आ गया। अब हम कब तक बैठ सकते हैं घर पे इंतजार करते कि कोई आएगा? कोई मसीहा नहीं आएगा। सरकार को नहीं पड़ी है, कंपनियों को नहीं पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है, क्योंकि गांव हमारा है, बच्चे हमारे हैं, बर्बादी हमारी हो रही है। जब समझ में आ जाए तो इसको ठीक हमको ही करना पड़ेगा ना। हमको करने के लिए पहले समझना पड़ेगा बर्बादी क्या है, पहले समझ में तो आए कि पूरा खेल, ये पूरे षड्यंत्र को समझाने के लिए हम जनता सरकार मोर्चा वाले 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। 3 दिन में जाके समझ में आता है कि पूरा षड्यंत्र क्या है, पूरा खेल क्या है, कंपनियों का रोल क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रोल क्या है, यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है, अलग अलग सबका रोल क्या है, बाजार का रोल क्या है, टीवी का रोल क्या है, मोबाइल का रोल क्या है, सबके रोल समझाए जाते हैं। तब जाकर के हमको समझ में आता है ओ तेरे की ये वहां से चल रहा है। अब वो तो ठीक क्यों करेंगे? जिनको फायदा होता है इन सब से, तो ठीक तो हमको करना पड़ेगा जिनको नुकसान हो रहा है। क्यों जी? हमको करना पड़ेगा तो पहले समझना पड़ेगा। तो इस कड़ी में हमने एक निर्णय लिया है, अगर आपको लगे कि ये ठीक है तो फिर उसके बाद आपके हाथ में, आपके पाले में गेंद है। जिन लोगों से हमने आज तक बात करी है, जिन जिन लोगों तक बात करके हम उनके गांव के लिए काम करने के लिए तैयार हुए हैं, उन लोगों का एक जमावड़ा हमने किया है ताल कटोरा स्टेडियम में। पेरेंटिंग का एक सेमिनार करने जा रहे हैं हम 24 तारीख को, परसों को, यानी कि 22 तारीख आज है, कल का दिन है, परसों को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 10 बजे। उसका मकसद है कि हम उसमें परवरिश और शिक्षा में क्या बड़ी गलतियां हो रही हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, उनको एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि देखो भाई ये बड़ी गलतियां हैं। अब इन गलतियों को जो मां बाप के हाथ में है उसको मां बाप घर में ठीक करेगा, जो टीचर के हाथ में है वो टीचर ठीक करेगा, और फिर नंबर आता है समाज का और गांव का। अब समाज के लेवल पर जो चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, फिर वहां से जिस जिस गांव का प्रतिनिधित्व होगा, आपके गांव से अगर लोग आएंगे तो आपके गांव के, जैसे आपके गांव से मान लो वहां लोग पहुंचते हैं तो आपकी लिस्टिंग वहां पर की जाएगी कि इस गांव से भी लोग आए थे। अब इस गांव में फिर वापस आएगी हमारी टीम पूरी की पूरी, वो टीम आकर के फिर बात करेगी पूरे गांव से कि देखो भाई ये चीजें गलत हैं, इनको ठीक करना है। और ये ठीक करने का पहला स्टेप ये है, फिर पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक हर गांव के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था तैयार करने का इरादा है जिसमें गांव के प्रत्येक बच्चे को 100% रोजगार मिले, 100% रोजगार। और पॉसिबल है,
प्रैक्टिकल इसके ऊपर ब्लूप्रिंट सब कुछ रेडी है। आप लोगों में से जिन जिन लोगों को ये लगता है कि आपको इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है, आप 9518170000 नंबर है, इस पर मैसेज करके आप उस ट्रेनिंग को भी ले सकते हैं घर पे बैठे। और दूसरी बात, आपके गांव में आएंगे जब दोबारा, कैसे आना है, क्या करना है, ये सब बातें इस सेमिनार के बाद हम जो लोग यहाँ से जाएंगे, मान लो आप यहाँ से जाते हो 20-30 लोग, तो उन 20-30 लोगों से बात करके कि पूरे गांव के अंदर इस पूरे मिशन को कैसे चलाना है, गांव के लोगों को कैसे शामिल करना है, गांव का पैसा कैसे बचाना है, गांव के बच्चे कैसे बचाने हैं और कैसे शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाना है, ये चर्चा हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़कर जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ना सोचना पड़े कि ये बच्चे करेंगे क्या, हमारे पास पहले से ही रास्ता हो। जैसे आपने जब इन लोगों को इनवाइट किया इस सभा के लिए, तो आपने सोचा ना पहले, अरे इतने लोग आवेंगे, इतनी कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी, उन कुर्सियों का अरेंजमेंट किया, उस जगह का अरेंजमेंट किया ना हम लोगों ने। तो ऐसे ये बच्चे पैदा हो चुके हैं, इनके लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना अब हमको। तो ये काम बड़ी पीढ़ी का है, ये बच्चों का थोड़ी है कि बच्चे अपने लिए नौकरियां ढूंढे, ये तो हमारा काम है कि हम इनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करें, करके जाएं। तो हम लोग ये सारे मिलकर करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो हम सब लोग मिलकर के इस पूरी प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेंगे और सब लोग इस अपने गांव को बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस उम्मीद में मैं आज की अपनी बात यहीं खत्म करता हूं और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को सुबह 10 बजे आने का आपको न्योता देता हूं पूरे गांव को। तब तक के लिए, नेक्स्ट विजिट तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।